हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ में आप स्टेटमेंट अगर आपको एग्जाम में आएगा लिखने को तो आप लिखेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है या करंट कहिए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to the electric potential difference। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V इज इक्वल टू हो गया I इंटू आर। आर एक कांस्टेंट है जिसको हम लिखेंगे V बटे I, तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट डिवाइडेड बटे एम्पियर। इसको हम लिखते हैं ओम, मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट जो हो गया ओम। इस तरह से है, अगर कोई वायर है यहाँ पर हाई पोटेंशियल और यहाँ पर इस तरह से लो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसमें एक रेजिस्टेंस रहती है और इसमें इस दिशा में करंट का फ्लो हो गई। तो इसीलिए हम लिखते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि एक मेटल वायर है और उसमें एक सेल को अगर हम जोड़ दें, ये एक सेल है, इसको ऐड कर दें तो इसमें इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस एक होगा, इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा और इसमें करंट इस तरह से फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें कि V इज इक्वल टू, सपोज दैट V इज इक्वल टू यहाँ पर आई आर लिखें तो Y इज इक्वल टू mx। m मतलब यहाँ पर स्लोप हो गया, मतलब r हो गया, मतलब tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, r, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। तो अगर हम सपोज दैट इस तरह से है, अगर हम इधर भी लिख दें, इधर क्या लिख दें I, और इस तरह से एक लाइन है वो और ये थीटा हुआ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर जिसका नाम भी पड़ेगा, और ये हो गया आपको I जो बेस होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू V बटे I, बिल्कुल। तो इसी को हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू R। कोई डाउट? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अगर स्लोप अगर बड़ा होगा मतलब कि थीटा बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक फार्मूला जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बटे एरिया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो वायर की लेंथ भी क्या होगी, बड़ा होगी। अब ये लेंथ बड़ा किसे होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लेंथ होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दो कंडक्टर है आपके पास, इधर I है इधर V है। एक कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर है जिसका क्या होगा, T2 होगा। एक कंडक्टर होगा जिसका क्या होगा, टेम्परेचर T2 होगा। एक थीटा 1 है,
T1 टेम्परेचर है, T2 है। इसका अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो R2 होगा। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि tan थीटा वन जो है वो छोटा होगा किससे, tan थीटा 2 से, मतलब कि R1 जो होगा वो छोटा होगा किससे, R2 से। सेम उसी तरह से T1 जो होगा वो छोटा होगा T2 से। मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा है। वे कैसे मालूम हुआ कि जो लेंथ है, लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का है। तो जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थीटा 1 छोटा है थीटा 2 से। तो अब क्या है कि टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर तो एक फार्मूला और पढ़े होंगे आप, L2 = L1 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T, ये पढ़े होंगे आप हीट में। तो लेंथ बढ़ता है, अगर किसी कंडक्टर को अगर टेम्परेचर देते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। जब लेंथ बढ़ता है तो उसी तरह से उसमें रेजिस्टेंस भी क्या करता है, बढ़ता है। तो ये ओम्स लॉ था यहाँ पे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो पहला जो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड, L = लेंथ है, A = एरिया है। ओके, तो क्या होता है कि इस तरह से कोई मेटल वायर है, उसकी लंबाई L है, इसकी एरिया कितनी है, A है, ऐसे। तो R = रो L बटे कितनी हो गई, एरिया। R = रो L बटे एरिया। रो जो है वो रजिस्टिविटी है, और रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ओनली। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ओनली। ओके, तो एक तो सिंपल फार्मूला हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि R = रो L बटे एरिया, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो R = क्या हो गया, रो A, यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया इंटू L, ये नीचे में हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। तो R = रो L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, इसको कांस्टेंट करना है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। = L1 बटे L2 इसका स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको
कुछ परसेंटेज से रिलेटेड वर्क करना हो, परसेंटेज से रिलेटेड वर्क, तो कैसे करेंगे? सपोज दैट इस तरह से हो, ये R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 2 डेल्टा L बटे L। ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इंटू 100% इज इक्वल टू 2 डेल्टा L डिवाइडेड बाई L इंटू 100%। ऐसे लिखा जा सकता है। बी पार्ट में है, कुछ इस तरह से फॉर्मूला रहता है, R इज इक्वल टू रो एल बटे एरिया इज इक्वल टू R और रो यहाँ पर लिखते हैं एल इंटू क्या एरिया, और नीचे में एरिया होता है तो एक और एरिया कर दिया मैंने, तो R इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को करना है क्या कांस्टेंट, तो ए हो गया एरिया का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू रो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पाई और R का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया स्मॉल r कर दीजिए स्मॉल r, तो यहाँ पर हो गया आपको रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के पावर 4, दैट इज R इज इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं इसको, R1 डिवाइडेड बटे R2 रेजिस्टेंस, यहाँ पर हो गया R2 बटे R1 इसका पावर 4, फिर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बटे R के पावर 4, तो इसमें भी अगर डेल्टा R बटे R फ्रैक्शनल चेंज की अगर बात करेंगे तो 4 इंटू डेल्टा R बटे R हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। अब परसेंटेज चेंज के लिए दोनों तरफ 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे बच्चों डेल्टा R डिवाइडेड बटे R इंटू 100% इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा R बटे R इंटू 100%। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका ए। अब बात करते हैं क्या बी, तो बी में है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसमें दो बात है, एक तो है कि यहाँ पर L2 है लेंथ एट टेम्परेचर T2, L1 है लेंथ एट टेम्परेचर T1, तो यहाँ पर हो गया क्या L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, फिर क्या हो गया R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। क्यों? क्योंकि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो इसीलिए R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इसके हिसाब से करते हैं। अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसका नाम है। सेम उसी तरह से, यानी कहने का मतलब है कि फॉर कंडक्टर
टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो गया R2 इज इक्वल टू R1 1 माइनस अल्फा और डेल्टा टी। R2 इज इक्वल टू R1 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ओके, और ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 माइनस, उसी तरह से रजिस्टिविटी ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये किसका है? कंडक्टर का। ये है कंडक्टर का यहाँ पर रेजिस्टेंस, कंडक्टर यहाँ पर है सेमीकंडक्टर, घटेगा माइनस साइन लगा दिया यहाँ पर, और ये फिर है रजिस्टिविटी है, वो किसका है? कंडक्टर। और फिर ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया सेमीकंडक्टर। इस तरह से वैल्यूज घटती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। तो रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इसी तरह से डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो रजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सी में अगर देखा जाए तो सिंपल जो फार्मूला आप लिखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बटे एरिया, सिंपल इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, तो R1 बटे R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बटे L2 इंटू A2 डिवाइडेड बटे A1। ये बात हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक हो। तो अगर बात करें हम क्या कंडक्टर की, कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, मतलब इधर रेजिस्टेंस और इधर हो गया टेम्परेचर, बिल्कुल ऐसे होगा। अगर सेमी कंडक्टर की बात करें सेमीकंडक्टर, तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर हो गया रेजिस्टेंस, इधर हो गया टेम्परेचर, ऐसे होगा। और एक है एलॉय। अगर एलॉय की बात करें मतलब कि कंडक्टर और उसमें कुछ इंसुलेट मिला हुआ हो, मैंने मिक्सचर का, तो ऐसे होता है, ऐसे। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आपको टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, तीनों ग्राफ ऑब्जेक्टिव के लिए। ये कंडक्टर हुआ स्ट्रेट डायरेक्ट है, ये घटता है, रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो। और एलॉय जो है मिक्सचर की बात करता है, तो मिक्सचर में कुछ इस तरह का होता है, कैसे होता है। कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। अब हम बात करेंगे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो सबसे पहला है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें पॉइंट है फर्स्ट कि करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। करंट कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ
करंट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। और पोटेंशियल वेरिएबल, पोटेंशियल वेरिएबल कांस्टेंट करंट का मतलब हुआ कि सभी रेजिस्टेंस के लिए करंट का मान सेम होगा, सभी रेजिस्टेंस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है इस तरह से और दो ही रेजिस्टेंस है, ओके, ये हो गया R2, ये हो गया R1। इसको आप एक सेल से जोड़ दिए, माइनस प्लस वोल्टेज, तो ये सेल क्या करेगा, करंट निकालेगा, ओके। और ये करंट I, इसका वैल्यू I है। हम यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर B, अब बीच में ले लेते हैं C। सभी में पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V1 हो गया, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V2 हमने माना है। तो हमको क्या मिलेगा कि अगर यहाँ पर हम भी B ले लें, यहाँ पर भी A ले लें, तो आपको मिल रहा है VA माइनस VB इज इक्वल टू V। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB को लिख सकते हैं क्या, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, इस तरह से लिख सकते हैं। अब VA माइनस VB को आप लिखेंगे V, और इसमें जो पोटेंशियल है उसको लिखेंगे V1, और इसमें जो पोटेंशियल है उसको लिखेंगे V2। जुट गया, इसको आप ऐसे लिख दिए, फिर इसको जुड़ देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, I और RS, फिर हो गया आपको I और R1, फिर हो गया I और R2, तो ये हो गया RS इज इक्वल टू R1, फिर क्या हो गया R2, ये हो गया। अब कोई कहे कि फॉर R रेजिस्टेंस, फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, ऐसे जोड़ेंगे। अब मान लीजिए कि इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हो, इफ ऑल आर, मतलब कि R1 बराबर R2 बराबर क्या हो गया R3 डॉट 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 RN इज इक्वल टू क्या हो गया R, तो RS इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 R, तो जो RS होगा तो क्या हो गया N इंटू R होगा, जो RS होगा क्या होगा N इंटू R। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, maximum resistance we should add in सीरीज, सीरीज में आपको ऐड करना होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और ये आ गया n इंटू आर, मैक्सिमम वैल्यू n इंटू आर आ गया, ओके। अब इसमें जैसे यहाँ पर एक सर्किट है, मान लीजिए इस तरह का साधारण सर्किट है, कठिन नहीं है, कि ये है आपको R1 है और यहाँ पर R2 है, माइनस प्लस, इसमें जो पोटेंशियल है वो क्या है V1, इसमें जो पोटेंशियल है वो क्या है V2, ये हो गया I, ये हो गया I, ये I, इस तरह से हो गया I करंट हो गया।
तो हमको करंट निकालना है आई, तो क्या लिखेंगे V डिवाइडेड बाई RS। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। I इज इक्वल टू V बटे R1 प्लस R2 और V1 इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू R1। तो V1 इज इक्वल टू I का मतलब हो गया V R1 बटे R1 प्लस R2, ये V1 आ गया है ना। उसी तरह से अगर V2 की बात करें, V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V डिवाइडेड बटे R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, दिस इज द V2। तो इस तरह के एलिमेंट होगा, इस तरह का एलिमेंट, तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट करना रहेगा, एक तो करंट ये रही, और दूसरा V1 और V2, दो चीज़ें इसमें कैलकुलेट करना था। उसी तरह से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला इसमें पॉइंट जो है वो है करंट वेरिएबल। करंट वेरिएबल और दूसरा है पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट हो दूसरा पॉइंट में, ओके। तो इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाए तो ये हो गया आपको R1, ये हो गया R2, ये हो गया सर्किट डायग्राम, माइनस प्लस और V, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये A है और ये B है। तो ये B है तो ये यहाँ भी क्या कर सकते हैं, B कर सकते हैं, प्लेन वायर है। यहाँ A है तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, A कर सकते हैं। यहाँ पर करंट I करंट है, इधर हो गया क्या I1, इधर हो गया क्या I2, इधर हो गया फिर I1, फिर इधर भी हो गया I2। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखा जाए इसमें तो V होगा, इसमें भी क्या होगा, V होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V है। तो दोनों का आप एक ही चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि अगर हम V इज इक्वल टू I1 R1 देखें तो आपको क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू V बटे R1। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ऐसे ही ना करंट कैलकुलेट करेंगे, और V इक्वल टू I2 फिर R2, तो I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे R2, ये मिल गया। I1 इज इक्वल टू V बटे R1 और I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे क्या R2। आराम से इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, ओके। तो यहाँ पे चाहे यहाँ पर, तो एट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या मिल रहा है, करंट I जा रही है और ये दो भागों में बढ़ जा रही है, I1 और I2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सही है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे V डिवाइडेड बटे RP इज इक्वल टू V डिवाइडेड बटे R1, फिर क्या होगा V डिवाइडेड बटे R2। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 बटे RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 बाई RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बटे क्या होगा R1 और R2। तो RP इज इक्वल टू R1 और R2 डिवाइडेड बटे क्या हो गया R1 प्लस R2, ऐसे।
सही है। ये हो गया आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी। अब करंट निकालने का ये तरीका है, देख रहे हैं ना, ऐसे निकल जाएगा, जितने भी रहेंगे सबका निकल जाएगा। आरपी नेट रेजिस्टेंस ऐसे निकल गया। तो अब कोई कहे कि फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, सब इक्वल हो तो क्या होगा, इफ ऑल आर इक्वल तो फिर लिखेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा, ये भी 1/R हो जाएगा, ये भी 1/R प्लस प्लस 1/R, तो ये हो गया 1/RP, यहाँ पर हो गया N/R। तो RP इज इक्वल टू R/N। RP इज इक्वल टू R/N। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, we should add in parallel। अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप किसमें जोड़ेंगे, इसको पैरेलल में। क्लियर, ये समझ में आ रहा है। N/R, RP इज इक्वल टू R/N। तो RP इज इक्वल टू R मिनिमम लिखते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पर, R/N इक्वल के लिए। नोट, इसके पहले मैं एक RS बराबर कैलकुलेट किया था और RS बराबर लिखा था N/R, अभी कैलकुलेट किए हैं RP, तो R/N, तो RS डिवाइड बटे RP इज इक्वल टू NR डिवाइड बटे R/N। R से R कट जाएगा तो फिर क्या होगा, RS डिवाइड बटे RP इज इक्वल टू N का स्क्वायर। ये हो गया RS इज इक्वल टू RP इंटू N स्क्वायर। मतलब कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस RS का जो होता है वो RP के N स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, मिला हुआ क्वेश्चन। एग्जाम्पल, फाइंड पोटेंशियल इन ईच, प्रत्येक में आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फाइंड पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस क्वेश्चन है इस तरह का। ये है आपको 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है, और यहाँ पर आपको है 4 ओम, यहाँ पर है आपको 5 ओम, यहाँ पर भी है 5 ओम, फिर यहाँ पर है 2 ओम, ऐसे है। ओके, तो सबसे पहले काम इसमें ये करना होगा कि R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। R इक्विवेलेंट,
तो ये इसमें जो करंट है वो आई है, या इसमें भी करंट क्या है, आई है। इसमें और इसमें करंट आई हो गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, सेम करंट है। इसमें करंट बढ़ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। लेकिन फिर जोड़ेंगे तो सेम हो जाएगा करंट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बनेगा ना। तो क्या करते हैं कि आरपी पहले निकालते हैं, तो कितना होगा, 5/2 होगा। 2 रेजिस्टेंस है, 2 से भाग देते हैं। तो आर एस इज इक्वल टू जो होगा वो 4 + 5/2 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 + 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2। तो आर एस नेट जो आ गया रजिस्टेंस वो हो गया 15/2। तो करंट जो सप्लाई होगा कितना होगा, आर एस डिवाइडेड बाई वी। तो आई हो गया 15/2 और नीचे में क्या हो गया, वी का मतलब हो गया 10। तो ये हो गया 5 दूना 10, फिर 5 3 15। तो आई इज इक्वल टू हो गया 3/4 एम्पियर। जो आई है वो कितना हो गया बच्चों, 3/4 एम्पियर। इसमें करंट कितना है, I1, इसमें करंट कितना है, I2। तो जो I1 है वो I2 के बराबर है। इसमें तो I है, इसमें I है, इसमें क्या I1, इसमें I2। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि I1 और I2 का जो वैल्यू जो होगा कितना होगा बच्चों, 3/8 आएगा। ठीक है, एम्पियर। तो पहले V4 में देखिए, V4 में जो पोटेंशियल होगा, V4 में वो कितना आ जाएगा, I × 4 आएगा। I कितना है, तो I है आपको 3/4 × 4। तो V4 जो आएगा वो 3 वोल्ट आएगा। मतलब कि 4 ओम में 3 वोल्ट आ गया। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। अब क्या करते हैं कि V5 में निकालते हैं। तो V5 में निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे I1 × 5। तो I1 जो है वो कितना है, 3/8 × 5। तो ये हो गया 15/8 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, V जो 5 का वैल्यू है बच्चों, V5 का वैल्यू वो हो गया 15/8 वोल्ट आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके। दूसरा है, जितना पोटेंशियल उसमें है उतना ही पोटेंशियल इसमें है, तो ओवरऑल पोटेंशियल पैरेलल में होता है, सेम होता है। फिर आपको V2 मिलेगा। जब V2 जो मिलेगा उसमें जो करंट है वो I है, और I कितना है, 3/4 है, I × 2 है। तो ये कितना हो गया, 3/2 वोल्ट हो गया। तो V2 इज इक्वल टू 3/2 वोल्ट हो गया, ये आंसर हो गया। तो V2 में इतना पोटेंशियल है और V5 में 15/8 है। 15 कितना है बच्चों, 8। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना है, ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो है आपको 10 वोल्ट। तो इन सभी का पोटेंशियल जोड़ेंगे ना, इसका और इसका और इसका, तो 10 वोल्ट ही आना चाहिए। क्लियर है। तो एक पोटेंशियल आपके 3 वोल्ट है और एक है 3/2 है। देख रहे हैं आप, 3/ कितना है, 2 है, और एक 15/8 है। इन तीनों को जोड़िएगा तो 10 वोल्ट आ जाएगा। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ओके। तो आज हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ, उसका ग्राफ पढ़े हैं, कंडक्टर सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पढ़े हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीरीज पढ़े हैं, पैरेलल पढ़े हैं। इसी में हम लोग मिक्स में कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और किरचॉफ पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।